डियर स्टूडेंट, आज के डिस्कशन के जो टॉपिक का विषय है वो है कंपनी विधान एक संक्षिप्त परिचय। दो कारण जो इम्पोर्टेंट कारण रहे हैं। नंबर एक, औद्योगिक विकास की जो गति है वो तीव्र गति है, निरंतर तेज गति से विकास हो रहा है भारत में। इसके अलावा दूसरा जो सेकेंड कारण है, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण व्यवसाय का एक जो स्प्रेडिंग हो रही है, व्यवसाय का एक विश्वव्यापी स्तर पर जो एक डेवलपमेंट हो रहा है वो भारत में तीव्र गति से हो रहा है। विश्व स्तर के एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं। इसके अलावा जो संगठन है, बड़े बड़े संगठन हैं, वो संगठन अपने आप को भारत में स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ज़रूरी है, ऐसे कानून, एक संतुलित कानून का होना ज़रूरी है जो कंपनी के परिचालन या कंपनी के प्रबंधन या कंपनी के मॉनिटरिंग के लिए सरकार को एक शक्तियाँ एक प्रदत्त करता हो, तथा उस स्थिति में जो कंपनी में स्टेक होल्डर्स जो हित रखते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए एक संतुलित व एक सॉलिड एक्ट की ज़रूरत होती है। और वो सही मायने में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के रूप में उभर कर आया है। इससे पहले भी देखा जाए तो जो कंपनी कानून है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सीरीज़ है। सबसे पहले जो भारत में कंपनी लॉ बना या कंपनी विधान की बात करते हैं तो वो सबसे पहले 1844 में बना, जिसका मुख्य स्रोत थे ब्रिटिश का जो कंपनी लॉ था, वो उसका प्रमुख सोर्स था। यानी कि यदि सोर्स की बात करें तो जो ब्रिटिश लॉ, कंपनी लॉ बेस्ड थे, उनके बेस पर भारत में कंपनियों की मॉनिटरिंग की जाने लगी, तथा उन सब का बेस ब्रिटिश लॉ जो कंपनी अधिनियम था वो था। इसके पश्चात 1850 में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बना, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटीज़ क्लॉज को शामिल किया गया, जिसका हम बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटीज़ क्लॉज जिसके द्वारा कंपनी के दायित्वों को कुछ हद तक, एक सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक सीमित कर दिया जाता है, तथा उस प्रक्रिया में कंपनी उन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए लायबल होती है जो निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके बाद सन 1857 में एक नया संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बना। इसी कड़ी में सन 1960 में एक नया कंपनी अधिनियम बना, जिसमें बैंकिंग व इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों को भी शामिल किया गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो हमारे कंपनी लॉ में रहा, वो रहा हमारा स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 बना, जो स्वतंत्र भारत का पहला कानून था या पहला कंपनी अधिनियम था, जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में गुड गवर्नेंस की बात की जाने लगी। इसके अलावा ऑनलाइन वातावरण या डिजिटल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक नए एक्ट की अति महती ज़रूरत महसूस की जाने लगी, और उस एक्ट को नाम दिया गया भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की कुछ प्रमुख विशेषताओं व उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स को लेते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप या अनडिविडेंड हिंदू फैमिली बिजनेस या संगठन की कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, कुछ एक सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए या उन सीमाओं के अलावा कुछ एक उनके फ़ायदे भी होते हैं। यानी यदि आप सोल प्रोप्राइटर की बात करें या पार्टनरशिप फर्म की बात करें या अनडिविडेंड हिंदू फैमिली की बात करें जिनका अपना बिजनेस है, उनकी लायबिलिटीज़ एक सीमित होती है, या
लाइबिलिटी एक सीमित हद तक या एक सीमा तक ही पूरा करने के लिए पार्टनर्स या उस व्यक्तिगत या एकल व्यवसायी को दायी ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के कारण कॉरपोरेट सेक्टर्स में जो रेडिकल चेंज हुए, जो भारी परिवर्तन हुए, उनके अनुसार भारत में एक कंपनियों के लिए या कॉरपोरेट कल्चर के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना और उसी माहौल को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने 30 अगस्त को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 30 अगस्त 2013 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कंपनी अधिनियम में कुल 470 सेक्शंस थे। वह कंपनी अधिनियम 29 चैप्टर्स में विभाजित था, लेकिन इंस्टेंटली कंपनी अधिनियम 2013 के 326 सेक्शंस को नोटिफाई करते हुए तुरंत लागू कर दिया गया। लेकिन जहां अभी 144 सेक्शंस अभी बाकी हैं जिनको अधिसूचित किया जाना ज़रूरी है या बाद में कभी समयानुसार या स्थितियों के अनुसार अधिसूचित होंगे, उन सभी एरियाज़ में अभी तक भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता आ रहा है। यदि 1956 कंपनी एक्ट के तुलनात्मक यदि देखा जाए तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में कुल 658 सेक्शंस थे। इसके अलावा 7 शेड्यूल थे। तो उनकी बनस्पत देखा जाए तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को थोड़ा कंसाइन किया गया, संक्षिप्त किया गया, कंक्रीट किया गया, जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव का एक तरीका था। इसके बाद हम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की एक प्रमुख विशेषताओं को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में निष्क्रिय कंपनी कंसेप्ट को शामिल किया गया, जिसे डोरमेंट कंपनी भी कहा जाता है। डोरमेंट कंपनियां वो कंपनियां हैं जिनका सम्मेलन अभी हो चुका है, लेकिन कंसेप्टिव या आगामी 2 वर्षों तक जिसने अपना सम्मेलन के बाद भी अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है, वो डोरमेंट कंपनियां कहलाई जाती है। विशेषकर उनका एक आगे की दिशा में या आगामी एंसोइंग ईयर्स में उनका एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा होता है। तो वे कंपनियां जो अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रही हैं, 2 साल सम्मेलन के पश्चात भी उन्हें निष्क्रिय कंपनी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें प्रमुख विशेषता रही, उसमें भारतीय कंपनी अधिनियम 2002 में एक संशोधन के थ्रू, वैसे 1956 में एक संशोधन लाया गया जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई। तो विधिवत रूप से इस अधिनियम में उस ट्रिब्यूनल बोर्ड को शामिल कर लिया गया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल कहा जाता है। इसके अलावा कंपनियों को इसमें सेल्फ रेगुलेशंस विद डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, यानी कि गवर्नमेंट के बिना दबाव के एक तरीके से जो प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं वो कंपनी के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी रखे या पारदर्शिता की बात करें। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट रहा वो कंपनियों को अपने डाटा या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, यानी कि कंपनी को अब स्टेक होल्डर्स के मांगे जाने पर कंपनी को विधिवत सूचनाएं या वांछित सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में रखना जरूरी है तथा मांगे जाने पर उन्हें प्रोवाइड कराना भी जरूरी है। देश की भीतर की सीमाओं के बाहर विलय और अधिग्रहण, मर्जर और एक्विजिशन की बात की जाने लगी, यानी उनका निपटान या सेटलमेंट तीव्र गति से किया जाने लगा। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक चेंज था वो था एक 1 पर्सन कंपनी की बात की जाने लगी। यानी प्रथम बार भारतीय कंपनी अधिनियम में एक व्यक्ति या एक सिंगल एंटिटी भी कंपनी प्रारूप में कंपनी की स्थापना कर सकता है, यानी ओपीसी की बात की जाने लगी। नेक्स्ट, कंपनी में स्वतंत्र डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अवधारणा को शामिल किया गया। नेक्स्ट, कुछ विशिष्ट कंपनियों के लिए
महिला डायरेक्टर्स की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई, वुमेन डायरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ कंपनियां जिनका टर्नओवर एक निर्धारित सीमा से अधिक है वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होंगी, यानी CSR के तहत वो अपने यहाँ कमेटी गठित कर CSR की गतिविधियों व नीतियों के अनुरूप कार्य करेगी तथा लोकल क्षेत्र में या जहाँ जिस जगह कंपनी स्थापित है उस जगह की समाज कल्याण या सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई एजुकेशन, शिक्षा या चिकित्सा या सोशल वेलफेयर के लिए कार्यों में एक अपने लाभों का एक निश्चित 2% या नियमानुसार लाभों का CSR की गतिविधियों के तहत खर्च करना अनिवार्य है। इसके अलावा कंपनी को अपने KMP की मैनेजरियल पर्सनल यानी कि जो प्रबंधक हैं उसके या प्रोमोटर्स हैं उनके बारे में सूचनाएं मांगे जाने पर या सूचनाओं को प्रोवाइड कराना कंपनी की जिम्मेदारी होगी तथा कंपनी के एक्ट के लिए वो KMP या प्रोमोटर्स जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा कंपनी के जो मैनेजमेंट या संचालन से जुड़े हुए निदेशक मंडल की जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई कि उनकी जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स के प्रति क्या है, कर्मचारियों के प्रति क्या है, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी क्या होंगी, उन्हें परिभाषित किया गया। इसके अलावा कुछ एक लिस्ट विशेष जो कंपनियां हैं जहां कंपनियों में छोटे शेयर होल्डर्स धारक ने निवेश कर रखा है, उन कंपनियों में यानी वो कंपनियां जो लिस्टेड हैं जिसमें छोटे निवेश होल्डर्स हैं या छोटे निवेशक हैं, उन निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उनकी तरफ से या उनको एक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करने वाला एक डायरेक्टर्स की नियुक्ति करना जरूरी है। इसके अलावा एक कंपनी अधिनियम 2013 में जो इम्पोर्टेंट जो एक बात कही गई वो है एक व्यक्ति वन टाइम में या सिंगल टाइम में मैक्सिमम 20 कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है, जिसमें वह व्यक्ति 10 सार्वजनिक कंपनियों का या जिनमें 10 सार्वजनिक कंपनियां क्षेत्र की भी हो सकती हैं या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो सकती हैं। इसके अलावा जनता से जमा राशि स्वीकार करने के लिए कंपनी को सॉलिड नियम बनाए जाने जरूरी हैं ताकि इन्वेस्टर्स या जमाकर्ता के हितों की रक्षा की जाए। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें उनका इंटरनल ऑडिट, चेकिंग, टेस्ट, परीक्षण की सुविधा होना जरूरी। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जिसे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी कहा जाता है उसका भी गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। समय समय पर निफ्रा के द्वारा मांगे जाने पर हर कंपनियों को वित्तीय विवरण उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। तो ये तो रही जो कंपनी का इम्पोर्टेंट जो सेलिएंट फीचर्स की बात। अब जो नेक्स्ट अपना जो चर्चा का विषय है वो है कंपनी किसे कहते हैं, यानी कंपनी का सामान्य अर्थ क्या है। कंपनी शब्द लैटिन भाषा के कम प्लस पैनिस शब्द से बना है जिसका मतलब है कि एक साथ इकट्ठे होकर, कम माने एक साथ साथ में आना और पैनिस मीन्स ब्रेड यानी एक साथ रोटी खाना। प्राचीन समय में रोम के लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ खाना खाते थे, तो उसी कंसेप्ट को लेकर कहा जाता है कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाते हैं या एक दूसरे को कंपनी देते हैं तो कंपनी कहा जाता है। डे टू डे यदि हम लाइफ में बात करें या दिन प्रतिदिन यदि बात करें तो हम करते हैं कि यार यदि एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त के यहाँ जाता है तो पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि भाई मैं मेरे दोस्त को कंपनी देने गया था। या एक समूह अपने आपस में मिल बैठकर बात करता है तो पूछा जाता है कि भाई कहा जाता है कि मैं अपने दोस्तों को कंपनी दे रहा हूँ। यानी कि कंपनी व्यक्तियों का औपचारिक व अनौपचारिक संगठन है। वह संगठन कुछ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए कार्य करता है या उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। यानी बात करें तो
कंपनी एक स्वैच्छिक व्यक्तियों, वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं या संगठित होते हैं। कंपनी को एक निगमित निकाय या कॉरपोरेट बॉडी के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है, लीगल एग्जिस्टेंसी होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे सुन नहीं सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, लेकिन विधान की नज़र में उस कंपनी का एक अपना वजूद होता है। कंपनी को विधान द्वारा कुछ प्रदत्त अधिकार एवं दायित्व सौंपे जाते हैं। उन दायित्व व अधिकार की सीमाओं में रहकर कंपनी के संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या KMP डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हुए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करते हुए कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कंपनी की परिभाषाएं एवं विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।